जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। और बताइए, और सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रहा है ना? और आप लोगों से मेरा एक शिकायत है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें और अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस भी है। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग गांधी युग को पढ़ रहे थे, गांधी युग से आगे जहां तक पिछले क्लास में हमें याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के यरबदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी पुणे के यरबदा जेल में बंद हो चुके हैं। और आज की क्लास में जो इससे आगे जो घटनाएं घटती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल समिट जो लंदन में हुआ था, उस सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्यों किए, किस वजह से किए? सबसे पहले इन्होंने 14 सूत्री मांगे रखी थी, अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, तब जाकर के जो है दांडी मार्च के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की। ये सब तमाम बातों पर जो है चर्चा हमने पिछले क्लास में आपके साथ किया और आज की क्लास में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथियों जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट तक जब आप नहीं बने रहेंगे, बीच से ही छोड़ करके चले जाएंगे, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए, प्रत्येक दिन लास्ट तक बने रहिए और शुरू से देखिए वीडियो को। अगर आपने मेरा पीछे वाला क्लास नहीं किया है तो आप उसको जाकर के अवश्य पूरा कीजिए, उसको करिएगा, फिर ये क्लास को कीजिएगा, तब आपको जो है एक क्लास को दूसरे क्लास से कोऑर्डिनेट कर पाइएगा, जोड़ पाइएगा और उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, तो महिलाओं ने एक चीज हम छोड़ दिए थे पिछले क्लास में। देखिए, पढ़ाने के दौरान क्या होता है, लय में कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें छूट जाती है, तो उसको हम अगली क्लास में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने वानरी सेना के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है अपना योगदान दिया था। इस भी बात को आप ध्यान में रखेंगे। महिला ने मंजरी सेना बना करके और बच्चों ने वानरी सेना बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी, मतलब बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, यहां से ये निष्कर्ष निकलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई। बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने भी और बच्चों ने वानरी सेना बना करके और महिलाओं ने मंजरी सेना बना करके जो अपनी भागीदारी निभाई। और बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह, तो लोटा विद्रोह का भी जो संबंध है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। ठीक, इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करें, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि पाकिस्तान के आसपास ये हुआ, ये आपका भारत है। ठीक, तो यहां का जो प्रांत है उत्तर पश्चिमी प्रांत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या था उसका नाम दोस्तों? खुदाई खिदमतगार आंदोलन चल रहा था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाए जा रहे थे उत्तर पश्चिमी प्रांत में। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप लिख लीजिए इस बात को, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चल करके इसका जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन साथियों 1930 से ही चल रहा, 1929 से ही चल रहा था, 1929 से ही चल रहा था। और 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुदाई खिदमतगार के लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। खुदाई खिदमतगार के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है अपनी भागीदारी निभाई थी, मतलब जुड़ गए थे। ठीक है, और सीमांत गांधी तो इनको बोला जाता ही है, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और एक बात और ध्यान में रखिए कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के आंदोलनकारी लाल कुर्ता पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे। ठीक, लाल कुर्ता पहनते थे खुदाई खिदमतगार के आंदोलनकारी, इसलिए जो है इसे लाल कुर्ती आंदोलन, मतलब लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती सेना के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कुर्ता पहनने के बाद कारण लाल कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, बादशाह खान और खान सीमांत गांधी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो था पीछे वाले क्लास में छूट गया था, जिसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। और ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम पूछा जाता है, उपनाम तो सीमांत गांधी और बादशाह खान, ये नाम याद रहना चाहिए। लाल कुर्ती संगठन खुदाई खिदमतगार से जुड़ा हुआ ये जो संगठन था। उसके बाद लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ, महिलाओं ने मंजरी सेना बना करके और बच्चों ने बानरी सेना बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। इस वजह से जो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चार पांच प्रश्न तो बन ही गए, इसलिए जो है हमने इस चीज को यहाँ पे शामिल कर दिया। अब आइए आज की कड़ी में आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में हम अवगत करवा दिए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 सूत्री मांगों को जब इरविन ने ठुकरा दिया तो महात्मा गांधी ने आंदोलन चालू किया, दांडी मार्च यात्रा निकाला। धरसना, गुजरात में जो धरसना है वहां पर नमक फैक्ट्री था, गुजरात में धरसना। तो गुजरात में धरसना जो केंद्र था, धरसना जो जगह था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा धरसना, क्योंकि धरसना में जो नमक फैक्ट्री है वहां पर आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में वहां पर आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, जिस वजह से वहां पर लाठीचार्ज किए गए, दमनात्मक कार्रवाई हुए, और उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया अंग्रेजों ने, जेल में बंद कर दिया, पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में बंद थे। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल समिट। गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहते हैं ना कि मतलब एक टेबल रहता था जिसका आकार गोल रहता था, और वही टेबल के चारों तरफ लोग बैठ करके जो है सम्मेलन करते थे, मीटिंग करते थे, इसी वजह से इसका नाम हो गया गोलमेज। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी 5 मई 1930। 5 मई 1930 को महात्मा गांधी इधर जेल में बंद है। 5 मई 1930 से आप ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी कहाँ है, तो पुणे की यरवदा जेल में बंद है। तो 5 मई 1930 को महात्मा गांधी और कांग्रेस के और नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया 1930 में, 12 नवंबर। देखिए मई के बाद नवंबर आता है, नवंबर में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में किया गया तो अंग्रेजों ने अपने समकक्ष का दर्जा सबसे पहले भारतीयों को दिया। इसी गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने अपने समकक्ष का दर्जा भारतीयों को दिया। और गोलमेज सम्मेलन क्यों किया जा रहा था, तो जो 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में, साइमन कमीशन का आगमन जो भारत में 1928 में हुआ था, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1929 में जाकर के सौंपा। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में जाकर के सौंपा। तो उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, उसी रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन के ही रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। साइमन कमीशन जब आया था तो हमने आपको यह भी बात बताया था कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था।
उसके बाद बर्किनहेड के बोलने पर यहाँ के कांग्रेस नेताओं के द्वारा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू आयोग का गठन किया गया। नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई, फिर नेहरू रिपोर्ट का बहिष्कार किया गया, नेहरू रिपोर्ट पर सहमति नहीं बन पाई, फिर साइमन आयोग जो था वो अपना काम किया। जब वो रिपोर्ट को सौंपा, उसी रिपोर्ट पर बहस होना था, बात विचार विमर्श होना था, और साइमन कमीशन ही भावी संविधान जो आगे चल करके संविधान का निर्माण होने वाला था, उस संविधान की नींव साइमन कमीशन के द्वारा ही तैयार किया जाना था। और भारत शासन अधिनियम जो आगे चल करके 1935 में लागू होता है, वो भी साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही तैयार किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो यही साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बात विचार विमर्श करने के लिए 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, भारत से जितने भी कांग्रेस के अलावा जो और सारे जो छोटे छोटे पार्टियां थी, जैसे भारत कृषक प्रजा पार्टी, दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर जाते हैं दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मुस्लिम लीग के नेता जाता है, सभी लोग जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वहां पर जाता है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वहां पर पहुंचता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करता था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम हुआ करता था। जॉर्ज पंचम ने उद्घाटन किया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया। प्रथम ही नहीं, आगे चल करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों समय में रैमजे मैकडोनाल्ड ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। मुसलमान जो था, मुस्लिम लीग अपने लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का मांग करता है कि आगे भी जो है सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए। तो मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग करता है और भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब पूरी तरह बात नहीं बन पाई, अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक भारत से कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस को नहीं शामिल किया जाएगा, तब तक कोई बात बनने वाला है नहीं, तब तक कोई बात बनने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस अर्थात भारत या भारत अर्थात कांग्रेस। और जब कांग्रेस की सहमति के बिना, मतलब कांग्रेस की उपस्थिति के बिना, जब किसी भी प्रकार की वहां पर हल नहीं निकला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कोई समस्या का हल, मतलब समस्या का निदान नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया, वहां से किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं आया, तो ब्रिटिशों को लगा कि कांग्रेस का जो है इसमें सहभागिता, इसमें उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो इसी तर्ज पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहां से इरविन को संदेश भेजवाया गया कि महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया जाए। महात्मा गांधी को जेल से रिहा करके इरविन के ऊपर दबाव बनाया गया कि महात्मा गांधी को जेल से रिहा करके महात्मा गांधी से इरविन जाकर के समझौता करे। तो 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को क्या कर दिया जाता है? जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जेल से रिहा कर देने के बाद गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931, 5 मार्च जनवरी में महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया जाता है और 5 मार्च 1931 के बीच गांधी और इरविन के बीच क्या होता है? समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक, यहां तक समझ गए। 5 मार्च 1931 के बीच, 5 मार्च 1931 के दिन गांधी इरविन के बीच समझौता होता है, जिसे सरोजिनी नायडू ने यह कहकर के संबोधित की थी कि दो महात्माओं का मिलन। जब गांधी और इरविन दिल्ली में समझौता कर रहे थे तो सरोजिनी नायडू का कहना था कि दो महात्माओं का दिल्ली में क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। तो यह कथन सरोजिनी नायडू का था। और ये समझौता, गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता के जरिए हमने ये बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, जिस वजह से विदेशी वस्तुओं की मांग भारत में कम हो गई। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ, इसमें गांधी जी की जो 14 सूत्री मांगे थी, गांधी जी की जो 14 सूत्री मांगे थी, उसको इरविन ने स्वीकार कर लिया। इरविन ने स्वीकार कर लिया। जैसे कि गांधी जी की सबसे प्रमुख मांगे ये थी कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए।
गांधी जी की नजर में राजनीतिक कैदी वो हुआ करते थे जो जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं था, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और बिना गलती के वजह से, बिना किसी भी प्रकार की अंजाम दिए बिना जो है वो जेल में बंद थे। वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के कारण मात्र से उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था। उसको महात्मा गांधी राजनीतिक कैदी कहा करते थे। मतलब जो हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए या दमनात्मक कार्रवाई करते हुए जिसको जेल में बंद किया गया था, जिसने हिंसक घटनाओं का अंजाम दिया था वो क्रांतिकारी, उसको महात्मा गांधी राजनीतिक कैदी नहीं कहा करते थे। उसी समय हम आपको एक घटना से याद दिलाते हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए समझौता में क्या क्या हुआ था। महात्मा गांधी बोले राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। उसके बाद भारतीय का जो समुद्र तट है उसको जो है भारतीयों को दे दिया जाए। नमक पर से जो है टैक्स हटाया जाए। नमक कानून का जो उल्लंघन हमने किया उस नमक कानून को ही खत्म किया जाए। तो महात्मा गांधी ये सब विचार विमर्श रखे। तो गांधी इरविन समझौता में इरविन ने महात्मा गांधी के 14 सूत्री मांग को इरविन ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इरविन के द्वारा भी रखा जाने वाला प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया। इरविन ने प्रस्ताव ये रखा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, मतलब वो अपनी सहभागिता दिखाए। महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगा। उसके बाद इरविन बोला कि द्वितीय विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार इस आंदोलन के जरिए किया गया है इसको रोका जाए। महात्मा गांधी इस भी बात को एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। उसके बाद इरविन फिर बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाए, मतलब स्थगित कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी के द्वारा जो 14 सूत्री मांग को रखा गया था, जब इरविन ने इनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया तो इरविन के मांग को भी महात्मा गांधी को एक्सेप्ट करना पड़ा। उस समय गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि गांधी ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की तो बात कही, लेकिन उस समय जेल में बंद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी की सजा माफ करवाने की बात महात्मा गांधी ने नहीं रखी। अब ये बात महात्मा गांधी से तो इतिहास हमेशा से सवाल पूछते आया है, आगे भी पूछेगा कि महात्मा गांधी ने क्यों ऐसा नहीं किया। तो महात्मा गांधी को हमने मतलब विस्तार से समझने का प्रयास किया और जहां तक हमने जाना तो ये बात समझकर मतलब सामने आता है निकल करके कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा को देखना नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी हिंसा को नहीं देखना चाहते थे। अगर महात्मा गांधी चाहते, महात्मा गांधी को एक मौका मिला था कि अगर महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन समझौता और गांधी समझौता के जरिए या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहें कि इरविन महात्मा गांधी को बात को मानता ही मानता उस समय, क्योंकि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना बहुत जरूरी था। और गांधी जी जो 14 सूत्री मांग रखे उसको इरविन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि गांधी यानी कि कांग्रेस को जो है सहभागिता जरूरी थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो अगर महात्मा गांधी ये भी बात इरविन से मनवा लेते शायद उस समय कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, उसको फांसी नहीं दिया जाए, तो इरविन के पास था विटो पावर, इरविन के पास विटो पावर था और इरविन विटो पावर लगा करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को रोकवा सकता था। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी एक न्यायाधीश की कमेटी ने दिया, मतलब 3-4 न्यायाधीश की जो कमेटी थी, 3-4 न्यायाधीश ने जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया। जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी जा रही थी तो इसमें पर्याप्त सबूत नहीं था। भगत सिंह को फांसी की सजा सबूतों के अभाव में दे दिया गया, मतलब अंग्रेजों की एक चाल थी और भगत सिंह से अंग्रेज खौफ खाता था अंग्रेज। इसीलिए इरविन के कहने पर ही न्यायाधीशों ने भगत सिंह को जबरदस्ती फांसी की सजा सुना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की जो न्यायाधीशों की जो कमेटी थी, 3-4 न्यायाधीश को जो टीम थी, मतलब 3-4 न्यायाधीश का जो टीम था उसमें एक था आगा हैदर खान था, जीसी हिल्टन था, जीसी हिल्टन, 1-2 और न्यायाधीश का टीम था जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो आगा हैदर खान ने इस चीज का विरोध किया। जब न्यायाधीश के टीमों के द्वारा भगत सिंह को फांसी दिया जाने लगा तो आगा हैदर खान ने इस चीज का विरोध किया कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में, पर्याप्त गवाहों के अभाव में किसी को फांसी देना उचित नहीं है। क्योंकि सबूत भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, गवाह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो इस चीज का विरोध आगा खान ने किया कि फांसी देना उचित नहीं है। और आगा खान ने
इस्तीफा दे दिया। उस समय आगा खान जो न्यायाधीश था वो इस्तीफा दे दिया और जीसी हिल्टन नामक न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। तो इरविन के दबाव के वजह से न्यायाधीशों ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनवाया, लेकिन महात्मा गांधी के पास ये अवसर आया था कि हम गांधी इरविन समझौता जो हुआ, इस समझौते के जरिए भगत सिंह की फांसी को रोकवा सकते हैं। महात्मा गांधी ने पत्राचार के माध्यम से इरविन से बोला था कि भगत सिंह की फांसी नहीं दिया जाए, बल्कि उसको उम्र कैद या आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। उसको जो है जेल में कैदी की तरह जो कैदी सजा काटता है उसको जो है कारावास यानी कि जेल की सजा में तब्दील कर दिया जाए। ये उल्लेख मिलता है कि महात्मा गांधी पत्राचार के जरिए इरविन से बोला था कि भगत सिंह को फांसी न दे करके उसको जो है उम्र कैद की सजा दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी अगर चाहते, ये तो पत्राचार के माध्यम से पहले हुआ था, गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था, लेकिन इरविन ये भी जानता था कि भगत सिंह अंग्रेजों के सामने झुकने वाला नहीं है। तो इरविन ये बोला था कि अगर भगत सिंह अंग्रेजों के नाम माफीनामा पत्र लिख देगा तो अंग्रेज उसे फांसी की सजा माफ कर देगी। लेकिन भगत सिंह तो झुके नहीं, अपने स्वाभिमान के सामने समझौता किए नहीं। भगत सिंह ने माफीनामा लिखा ही नहीं। जब माफीनामा नहीं लिखा तो इरविन ने फांसी की सजा माफ किया नहीं। लेकिन ये मौका अवश्य था, ये मौका अवश्य मतलब इतिहास दोहराएगा और इतिहास याद रखेगा कि महात्मा गांधी के सामने ये समय आया था कि गांधी इरविन समझौते के जरिए या फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी शामिल होने गए, उस सम्मेलन से पहले अगर इरविन के साथ महात्मा गांधी ये प्रस्ताव रखते कि अगर भगत सिंह की सजा को, फांसी की सजा को अंग्रेजी सरकार माफ नहीं करती है तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएगी। अगर ऐसा कहीं प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा रखा जाता तो शायद हो सकता था इरविन बिट्टो लगा करके भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ करवा देता। उसके बाद ऐसा तो होता नहीं है, महात्मा गांधी प्रस्ताव रखते ही नहीं है। उसके बाद लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें महात्मा गांधी जब जाते हैं तो 1931 के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी का बहुत विरोध होता है। वहां के पंजाब के युवाओं ने काला पट्टी बांधकर, काला झंडा दिखा करके महात्मा गांधी का विरोध किया और पंजाब के युवा महात्मा गांधी के खिलाफ इतना उग्र हो चुके थे कि अगर महात्मा गांधी की सुरक्षा में चूक होती तो महात्मा गांधी की हत्या 1931-32 में ही कर दी जाती। जो लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित होने जा रहे थे, उसके बाद महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी की विचारधारा नहीं मर सकती है। तो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन समझौते के जरिए तो भगत सिंह को नहीं बचा पाए, लेकिन पत्राचार के माध्यम से बचाने का अवश्य प्रयास किए थे। लेकिन महात्मा गांधी के पास ये अवसर जरूर आया था कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोकवा सकते थे इरविन के सामने प्रस्ताव रख करके, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। गोलमेज सम्मेलन में काम बना नहीं, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया। अब इसमें जो है कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार भी हो गया। तो आइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अब देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर को हुआ था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की जाने की बात कही गई, तो अब कांग्रेस से जाएगा कौन वहां प्रतिनिधित्व करने? प्रतिनिधि बन करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? तो यहाँ से आवाज उठने लगा। तो सब लोगों ने महात्मा गांधी को राजी किया से आप ही जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गया? तो महात्मा गांधी गए। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी गए थे, मदन मोहन मालवीय लोग भी गए थे, मतलब कई सारे लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर के महात्मा गांधी गए थे। और महात्मा गांधी राजपूताना नामक जहाज से गए थे। राजपूताना नामक जहाज, जिस जहाज से गए थे उसका नाम था राजपूताना नामक जहाज। और महात्मा गांधी को लंदन में जिस महल में महात्मा गांधी रुके थे उसका नाम था किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी को लंदन में ठहराया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में रुके और किंग्सले हॉल में राजपूताना नामक जहाज से गए थे लंदन तक। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 7 सितंबर 1930 नहीं 1931 में हुआ प्रथम, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय, ठीक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जब आयोजन हुआ तो इसकी भी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखने ही वाले थे। मतलब देखिए, डोमिनियन स्टेट्स का विरोध नेहरू रिपोर्ट में
भले ही सुभाष चंद्र बोस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को आजाद नहीं करेगा। सबसे पहले अंग्रेजों से जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को दिलवा दिया जाए। अगर भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा अंग्रेज दे देती है तो आधी सत्ता तो भारतीय के पास आ ही जाएगा, शासन प्रशासन चलाने की शक्ति भारत के पास आ ही जाएगा, सत्ता तो आ ही जाएगा। उसके बाद जो है और प्रेशर डाल करके और दबाव डाल करके और आंदोलन करके जो है अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज ले लिया जाएगा। तो महात्मा गांधी दर बाई दर, मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी काम करना चाहते थे, सीढ़ी बाई सीढ़ी काम करना चाहते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को मिले ये प्रस्ताव रखने ही वाले थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने मुद्दों को भटका दिया और रैमजे मैकडोनाल्ड ने वहां पर सांप्रदायिकता को आधार बनाया। सांप्रदायिकता को आधार बना करके ये कहा कि दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार अलग से मिलेगा और मुसलमानों को भी तो पृथक निर्वाचन का अधिकार अलग से मिलते ही आ रहा था और आगे भी जो है मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन का अधिकार है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। महात्मा गांधी गए किस उद्देश्य से कि वहां जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, भारत को जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिलवा करके वापस आएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने वहां मुद्दा भटका दिया रैमजे मैकडोनाल्ड और एक सांप्रदायिकता दिशा की कोशिश की। उस सम्मेलन को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को एक सांप्रदायिकता दिशा देने की कोशिश की। तो महात्मा गांधी वहां से नाराज होकर के बीच आंदोलन से ही आंदोलन को छोड़ छाड़ करके जो है महात्मा गांधी वापस कहाँ आ गए, भारत आ गए। और भारत लौटते समय महात्मा गांधी ने हिटलर से मिल करके महात्मा गांधी ये संदेश अंग्रेजों को देना चाहते थे कि अगर सविनय के साथ, अनुनय विनय के साथ, सविनय के साथ, आंदोलन के साथ अगर भारत को आजादी नहीं मिली तो भारत अब सख्त रवैया अपनाएगा। सख्त रवैया भी अपनाने हमें आता है और भारत अब सख्त रवैया अपनाएगा। ये संदेश महात्मा गांधी देना चाहते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी तो नाराज हो गए क्योंकि जो है अंग्रेज सांप्रदायिकता देने की कोशिश कर रहा था, सांप्रदायिकता को आधार बनाते हुए बढ़ावा दे रहा था और महात्मा गांधी कहते कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिलवाएंगे। महात्मा गांधी वहां से छोड़ छाड़ के भाग आते हैं। छोड़ छाड़ के महात्मा गांधी जब चले आते हैं, भारत आते हैं, तो भारत आकर के फिर से महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1932 में। ठीक है, 1932 में फिर से जाकर के महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको महात्मा गांधी स्थगित कर दिए थे। 1932 में दूसरे चरण की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। कहा जाता है जब दूसरे चरण की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई थी और अंग्रेजों ने, जब स्वाभाविक सी बात है, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी बात बना नहीं, महात्मा गांधी को अपना विचार रखने से पहले ही अंग्रेज मुद्दा से भटका दिया उस सम्मेलन को। तो जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो समझौता अब सिर्फ समझौता नाम मात्र का रह गया। जब महात्मा गांधी वापस लंदन से भारत आए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए तो फिर गांधी इरविन समझौता नाम मात्र रह गया, मतलब उस समझौता को भी खत्म कर दिया गया। और फिर से जब दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो इसमें से लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को पकड़ करके अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया और उसके बाद महात्मा गांधी को भी पुनः फिर से गिरफ्तार करते हुए, दमनात्मक कार्रवाई करते हुए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों को गिरफ्तार करके फिर से पुणे के यरवदा जेल में महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया। तो दूसरे चरण की सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई ये बात समझ गए। दूसरे चरण की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन इतना फिर से जाकर के उग्र रूप धारण किया कि अंग्रेज फिर से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। और जब महात्मा गांधी लंदन से भारत आए तो महात्मा गांधी का ये कथन था, भले ही हम लंदन से भारत खाली हाथ लौटे हैं, हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो हमें झंडा दिया गया था भारत के सम्मान में, उस झंडे से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। ये महात्मा गांधी का कथन था क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो कुछ मिला नहीं, महात्मा गांधी खाली आना पड़ा, उनको वहां से उदास होकर के आना पड़ा क्योंकि अंग्रेज जो है दूसरा ही रवैया अपना रहा था। तो जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके फिर से दूसरे आंदोलन के दौरान बंद कर दिया जाता है पुणे की यरवदा जेल में, तो 1934 के आसपास अंग्रेज जो है बहुत दमनात्मक कार्रवाई कर रहा था आंदोलनकारियों के ऊपर। जगह जगह पर लाठीचार्ज किए जा रहे थे, जगह जगह पर मतलब लोगों की
लोगों की मारपीट के साथ जो है दमनात्मक कार्रवाई हो रहा था। 1 लाख से अधिक लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया और पूरे तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के दौरान। तो महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में स्थगित कर देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना कोई प्रतिफल निकले हुए ही महात्मा गांधी इसको खत्म कर देते हैं। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है, क्योंकि 1.5 लाख लोग जेल में बंद थे, महात्मा गांधी भी जेल में बंद थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर अंग्रेज दमनात्मक कार्रवाई कर रहा था, बुरे तरीके से लोगों को मार पीट रहा था। महात्मा गांधी ये सब चीजों से परेशान होकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और इस तौर पे कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई प्रभाव, मतलब कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक गहरी छाप जरूर छोड़ा, एक गहरी छाप जो है जरूर छोड़ा। ठीक, ये बात हो गया 1934 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और एक चीज और हम बताना भूल गए अभी कि जब महात्मा गांधी लंदन से भारत आए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद लंदन से भारत आए, उस समय भारत का वायसराय वेलिंगटन हुआ करता था। वेलिंगटन हुआ करता था, क्योंकि गए थे उस समय तो इरविन था, 1931 में इरविन था, इरविन गांधी इरविन समझौता भी हुआ। लेकिन महात्मा गांधी जब वापस आए तो वायसराय वेलिंगटन हुआ करता था। वेलिंगटन से महात्मा गांधी मिलने का प्रयास किए, लेकिन वेलिंगटन मिलने से मना कर दिया, वेलिंगटन मिलने से मना कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी जाकर के जो है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये सब कहानी था जिसको हमने आपको बताया। ठीक, लाखों की संख्या में आंदोलनकारी को पकड़ करके बंद कर दिया गया, ये सब बात हमने बताया, जिस वजह से महात्मा गांधी 1934 में क्या कर दिया, आंदोलन को स्थगित कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 16 अगस्त 1932, जिस समय महात्मा गांधी पुणे की यरबदा जेल में ही बंद थे, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया जाता है। मतलब 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बनता है, तो सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा एक घोषणा किया जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया जाता है। और सांप्रदायिक पंचाट में रैमजे मैकडोनाल्ड ये घोषणा करता है कि भारत में दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। अब रैमजे मैकडोनाल्ड यानी कि अंग्रेज भारत में हिंदू को तोड़ना चाहता था। जैसे मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के मुस्लिम और हिंदू के बीच खाई पैदा किया, उसी तरीका से अंग्रेज ये चाहता था कि हिंदू को भी हम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांट दे। फूट डालो और शासन करो, तो उसका नीति था ही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांट दे, और दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे करके हम हिंदुओं में भी जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में खाई पैदा कर दे। ठीक, तो अंग्रेज का ये मन था, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुश हो गए, क्योंकि ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को सांप्रदायिकता के आधार पर, मतलब दलितों को जो है अलग से भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले, जैसे मुसलमानों को मिला। तो महात्मा गांधी पुणे की यरबदा जेल में बंद थे। महात्मा गांधी को जैसे ही इस चीज की जानकारी मिली, तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी जेल में ही आमरण अनशन, मतलब जब तक सांप्रदायिक पंचायत को खत्म नहीं किया जाएगा, दलितों को जो अलग से मिलने वाला पृथक निर्वाचन का अधिकार है, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जब तक कि मेरी जान न निकल जाए। सोचिए महात्मा गांधी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं देश के लिए। और महात्मा गांधी ऐसा इसलिए सोच रहे हैं, इस चीज को आप गहराई से सोचिएगा कि आखिर महात्मा गांधी ने दलितों को मिलने वाला पृथक निर्वाचन का विरोध क्यों किया। तो महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी थे, वो चाहते थे, वो देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि जिस तरह से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है और मुसलमान और हिंदू के बीच जो ये दरारें पैदा हुई है, और आगे चल करके मुसलमान अवश्य ही सांप्रदायिकता के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग करेगा, और दलितों और मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, मुसलमानों को अगर पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिलता तो शायद भारत का टुकड़ा नहीं होता, शायद पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र नहीं बनता। वो सांप्रदायिक
के आधार पर उसको जो निर्वाचन का अधिकार मिला था वो एक बीज बोया गया था और आगे चल करके वही पेड़ पौधा बड़ा हुआ और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग रखा। अगर शायद मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिलता तो पाकिस्तान का भी जन्म नहीं होता। तो महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया तो हिंदू में भी एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग में जो है दरार पैदा हो जाएगा। और उस समय क्या हो रहा था कि दलितों के साथ शोषण हो रहा था। हालांकि महात्मा गांधी इसके कट्टर विरोधी थे, वो दलितों को भी अधिकार दिलाना चाहते थे, दलितों को मंदिर में प्रवेश कराना चाहते थे, दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अगर सोच रहे थे कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया और अगर हिंदू के उच्च वर्ग के लोग दलितों के साथ शोषण करेगा, उसको सताएगा, तो सब दलित मिल करके जो है अलग से ये भी जो है भारत के लिए अलग से जो है ये भी राष्ट्र की मांग करने लगेगा कि हम सब दलित भारत में नहीं रहेंगे, हम सबको जो है अलग से राष्ट्र चाहिए। तो महात्मा गांधी बड़ी दूरदर्शी थे, ये सोच रहे थे कि अगर दलितों का शोषण हुआ और होते आ रहा था सदियों से, तो अगर कहीं दलितों के साथ शोषण हुआ तो फिर सब दलित मिलकर के एकजुट हो जाएंगे और फिर से भारत को टुकड़े करने की बात करेंगे, मतलब अलग से राष्ट्र मांगने की बात करेंगे कि हम सबको दलितों के आधार पर, दलित पृथक निर्वाचन के आधार पर हमें अलग से राष्ट्र दिया जाए, जो कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। जब महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, कितने दिन तक, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, तब जाकर के भीमराव अंबेडकर को मनाया गया। भीमराव अंबेडकर को मनाया गया और अंबेडकर को बोला गया कि आप जाकर के पूना के यरवदा जेल में जाकर के महात्मा गांधी से मिलिए और महात्मा गांधी से बातचीत कीजिए। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो बातचीत हुआ उसको पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता समझ में आ गया किसको कहते हैं? अब तो समझ में आ ही गया होगा। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो बातचीत हुआ इसको पूना समझौता कहते हैं। और पूना समझौता 20 सितंबर 1932, नहीं 20 सितंबर से तो महात्मा गांधी बैठे थे, ठीक है, इसको पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर को समझाने का प्रयास किया कि ये जो दलितों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला है रैमजे मैकडोनाल्ड से, इसको आप वापस कर दीजिए, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कीजिए। अब अंबेडकर ने पूछा क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करें? तो महात्मा गांधी ने जो सोचा था, जो आगे चल करके कहीं ऐसा ना हो कि भारत को टुकड़ा ना होना पड़े, दलित जो है सब दलित एक होकर के अलग से एक राष्ट्र की न मांग करने लगे, ये बात महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर को समझाया। और भीमराव अंबेडकर को समझाने के बाद महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम दलितों को संविधान में आरक्षण देंगे। दलितों को संविधान में, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा तो दलितों को हम संविधान में आरक्षण का प्रावधान लागू करेंगे। और अंग्रेजों के द्वारा भीमराव अंबेडकर को 71 सीट मिला था, मतलब 71 सीटों पर दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। इसको महात्मा गांधी ने बोला हम 71 नहीं, हम आपको 71 के जगह 147 सीट देंगे। कितना सीट देंगे? 71 सीट से बढ़ा करके 147 देंगे, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों से देंगे। अगर ये मानकर चलिए भारत है, अगर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 147 सीट, एक क्षेत्र यहां से, एक सीट यहां से, एक सीट यहां से गुजरात से, एक सीट यहां से, एक सीट बिहार से, एक बंगाल से, एक उड़ीसा से, एक मध्य प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से, मतलब जितने भी भारत के प्रांत थे उस समय, अगर सारे प्रांतों से दलितों को 147 सीट दिए जाने, मतलब 147 सीट दिए जाने की बात कही गई। अगर सारे प्रांतों से, सारे जगहों से दलितों को सीट दिया जाएगा तो फिर दलित उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो है मतभेद पैदा नहीं होगा। जैसे कि अभी चुनाव होता है तो अगर जहां पर हरिजन सीट है, SC ST सीट है, वहां से कोई हरिजन उम्मीदवार होता है तो क्या उसको मतदान हरिजन ही करता है? सिर्फ नहीं, अगर किसी का विधानसभा या लोकसभा सीट हरिजन क्षेत्र होगा तो वहां से देखिएगा उम्मीदवार कोई दलित होता है तो मतदाता सभी वर्ग के लोग होते हैं, सभी वर्ग, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी जाति धर्म के लोग होते हैं सब वर्ग के लोग जो है मतलब उसको मतदान करके जिताते हैं। तो महात्मा गांधी यही चाहते थे कि 71 सीट जो दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है, हम 71 नहीं, हम 147 देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं देंगे, पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं देंगे। हम भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रांतों में
जो विधानसभा और लोकसभा की सीट होगी, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल की सीट होगी, उस सीट में जो है केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल की सीटों में हम 147 सीट पर आरक्षण दलितों के लिए प्रावधान किया जाएगा। 147 सीटों का प्रावधान दलितों के लिए किया जाएगा, जो विभिन्न राज्य से होंगे, एक जगह से नहीं होंगे, विभिन्न राज्य से होंगे। ये महात्मा गांधी का ये प्रावधान था। महात्मा गांधी ने अंबेडकर को ये बात समझाने का कोशिश किया और ये कहा कि आपको जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दलितों को मिला, इसको वापस कर दीजिए, इसको वापस कर दीजिए। हम दलितों को संविधान में आरक्षण की बात करेंगे, दलितों को संविधान में आरक्षण दिया जाएगा और संविधान में आरक्षण दिया ही जाएगा। उसके बाद जो है 71 सीट की जगह 147 सीट दलितों को मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों से मिलेगा, भारत के विभिन्न राज्यों से मिलेगा। तो ये सब जो समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, और वहीं जब पूना समझौता हुआ तो पूना समझौता पर महात्मा गांधी की तरफ से ये क्या नाम है इनका, महात्मा गांधी की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे समझौता पत्र पर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया और इस तरीका से जो है पूना समझौता पुणे के यरवदा जेल में किया गया। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको अवश्य समझ में आया होगा। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई यहाँ तक समझाने में, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको इतिहास समझ में जरूर आया होगा। आपको हमने इतने कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया, एक एक चीजों को हमने बताया, एक एक फैक्ट को बताया, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, सस्पिशन ना हो और आपको डाटा याद रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।